जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सॉफ्ट स्टडी में। मैं हूं सौरभ और एक बार फिर से आपके साथ हूं एक और नई वीडियो को लेकर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश संविदा शिक्षक वर्ग 3 के ओल्ड क्वेश्चन पेपर को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीट ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, कंप्लीट 150 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट की डिमांड आ रही थी ओल्ड क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने की, तो दोस्तों ये आप लोगों की स्पेशल डिमांड पर ओल्ड क्वेश्चन पेपर आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके प्रेस कर दें बेल आइकन को, ताकि यहाँ पर अपलोड की नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें, चैनल पर बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। एनवायरनमेंट की हैं, मैथ्स पेडागोजी की हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट की हैं, और यहाँ पर दोस्तों एनवायरनमेंट पेडागोजी आदि की बहुत सारी वीडियोस प्रैक्टिस सेट चैनल पर अपलोडेड हैं। तो आप चैनल को विजिट करके प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ से आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। स्टार्ट करेंगे इससे पहले यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से, ठीक है, देख सकते हैं ये आपका यहाँ पर पैटर्न दिया गया है, किस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके संबंध में एक वीडियो पहले ही बनाई जा चुकी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिलेबस एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस वीडियो को देखकर आप यह पूरी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन पर। ये देख सकते हैं आप बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन, यहाँ पर 30 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। इसके बाद में अगले विषय पर चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, लिखा हुआ है, इनमें से कौन सा कारक शैक्षणिक पिछड़ेपन का कारण नहीं हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण जो है शैक्षणिक पिछड़ेपन का कारण नहीं होता है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। परिवार की गरीबी, सामाजिक आर्थिक स्थिति, विद्यालय का खराब शैक्षणिक वातावरण, परिवार का व्यवसाय, या फिर परिवार का खराब भावनात्मक वातावरण। तो यहाँ पर दोस्तों जो बालक के शैक्षणिक योग्यता को प्रभावित ना करने वाला जो कारक होगा, ये परिवार का व्यवसाय होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, परिवार का व्यवसाय, ठीक है। तो परिवार के व्यवसाय से बालक के शैक्षणिक पिछड़ेपन में इसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा, क्योंकि व्यवसाय कोई भी हो उसका किसी प्रकार से प्रभाव किसी के अधिगम पर नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। परिवार का व्यवसाय शैक्षणिक पिछड़ेपन का कारण नहीं हो सकता। बाकी परिवार की गरीबी या सामाजिक आर्थिक स्थिति, बिल्कुल इसका प्रत्यक्ष प्रभाव देखने को मिलेगा। विद्यालय का खराब शैक्षणिक वातावरण और परिवार का खराब भावनात्मक वातावरण, यह शैक्षणिक पिछड़ेपन के कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो ये था दोस्तों पहला क्वेश्चन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसका भी ये क्वेश्चन पेपर है, इसमें ये जो भी सही आंसर है, सही आंसर इसमें टिक किए गए हैं। हो सकता है कुछ क्वेश्चन गलत हों, लेकिन जो क्वेश्चन गलत होंगे उसे हम यहाँ पर सही करके आपको बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है, वह बालक जो अपनी कालानुक्रमिक आयु के बालकों की तुलना में शैक्षणिक कमी को दर्शाता है। वह बालक जो अपनी आयु के, अपने कालानुक्रमिक जो उसकी आयु होती है उसकी समान आयु के बालकों की तुलना में शैक्षणिक कमी को दर्शाता है, वो पिछड़ा हुआ होता है, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, प्रतिभाशाली बालक, पिछड़ा बालक, असाधारण बालक, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यह किस प्रकार के बालक हुए, पिछड़े बालक होंगे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, पिछड़े बालक इन्हें हम कहेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा है कि सृजनात्मकता मनुष्य के मस्तिष्क की वह शक्ति है। कथन पर आप ध्यान दीजिएगा। सृजनात्मकता मनुष्य के मस्तिष्क की वह शक्ति है जिससे वह संबंधों के रूपांतरण द्वारा नई सामग्री का सृजन करता है, जिससे नए सह संबंध उत्पन्न होते हैं। यह कथन किसका है। तो यह कथन दोस्तों किसका है, स्पीयरमैन का है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, स्पीयरमैन, ठीक है। यह कथन किसका हो जाता है, स्पीयरमैन का हो जाता है। यह क्वेश्चन भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है, आईपीसी का क्या अर्थ होता है। आईपीसी मतलब इंडियन पैनल कोड, यहाँ पर इसका फुल फॉर्म हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आईपीसी का अर्थ क्या होता है, तो आईपीसी का अर्थ होता है इंडियन पैनल कोड, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा आईपीसी की धारा इतने इतने के अंतर्गत उसे मौत की सजा सुनाई गई है। आईपीसी की धारा 307 के अंतर्गत उसने किसी का मर्डर करने का प्रयास किया। इस प्रकार से आईपीसी की धाराएं होती हैं, ठीक है। से हम इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन पैनल कोड होता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है, यहाँ पर लिखा हुआ है,
वह स्मरण शक्ति जिसके द्वारा याद की गई सामग्री को बिना किसी जोड़ तोड़ के, वह स्मरण शक्ति जिसके द्वारा स्मरण करने के बाद में कोई भी सामग्री यदि आप याद करते हो तो बिना किसी जोड़ तोड़ के ठीक उसी प्रकार पुनः पेश कर सके, उसे क्या कहते हैं। कोई सामग्री आपने कोई प्रश्न याद किया, कोई आपने उत्तर याद किया, उसे बिना तोड़े फोड़े, यहाँ तक कि उसमें जहां पर कॉमा लगा था, जहां पर पूर्ण विराम लगा था, जहां पर जो कुछ भी लिखा हुआ था वो आपने सेम वहां पर उतार दिया, ठीक है, कागज में। तो इस प्रकार की स्मरण शक्ति को हम क्या कहेंगे, तो कहेंगे इसे हम रटने की स्मरण शक्ति। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, रटने की स्मरण शक्ति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर अब्राहम मास्लो कौन थे। अब्राहम मास्लो कौन थे, ठीक है। तो दोस्तों अब्राहम मास्लो कौन थे। अब्राहम मास्लो एक मानवतावादी मनोवैज्ञानिक थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, यह एक मनोवैज्ञानिक थे, मानवतावादी मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे अब्राहम मास्लो, तो अब्राहम मास्लो दोस्तों अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। और इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने मास्लो का एक प्रेरणा का पदानुक्रम का सिद्धांत इन्होंने दिया था, ठीक है। कौन थे, मानवतावादी मनोवैज्ञानिक थे मास्लो, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है इनमें से कौन व्यवहारवादी नहीं है। इनमें से कौन व्यवहारवादी नहीं है, तो व्यवहारवादी जो है स्किनर, वॉटसन, पेवलॉव, तो इसमें से ऑप्शन डी, ठीक है, लेवन जो है यह व्यवहारवादी नहीं रहे, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाए, लेवन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिंदगी की शुरुआत में बच्चा किसके द्वारा निर्देशित होता है। जिंदगी की शुरुआत में बच्चा किसके द्वारा निर्देशित होता है। दोस्तों जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो वह क्या कर देता है, वह सीखना प्रारंभ कर देता है। सीखना जो है एक जन्मजात यह एक मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है। जन्म से स्टार्ट होती है और मृत्यु तक चलती रहती है। तो यह क्या करता है, वह बच्चा किसके द्वारा निर्देशित होता, अधिगम के द्वारा निर्देशित होता, अधिगम के द्वारा निर्देशित होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निर्देश चिकित्सा मतलब डायरेक्टिव थेरेपी किसने विकसित की है। निर्देश चिकित्सा डायरेक्टिव थेरेपी किसने विकसित की है, ठीक है। तो दोस्तों डायरेक्टिव जो थेरेपी है यह किसने विकसित की है, यह विकसित इसमें से किसी ने नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाए, इनमें से कोई नहीं। अब दोस्तों यहाँ पर डायरेक्टिव थेरेपी क्या है, डायरेक्टिव थेरेपी किसने विकसित की है, ये आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। यदि आप मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा सीटेट या फिर किसी भी टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको यह पता होना चाहिए यहाँ पर कि डायरेक्टिव थेरेपी किसके द्वारा विकसित की गई। तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं, पता नहीं तो पहले से सर्च करें, उसके बाद में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जो भी डायरेक्टिव थेरेपी को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करेगा कमेंट बॉक्स में, उसके नाम को अगली वीडियो में यहाँ पर अगली वीडियो में दिखाया जाएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं डायरेक्टिव थेरेपी के संबंध में जो भी आप जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है मनोविश्लेषणात्मक परामर्श उपागम किसने शुरू किया। मनोविश्लेषणात्मक परामर्श उपागम किसने शुरू किया है। चार ऑप्शन आपके सामने है, एडलर, जंग, फ्रायड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रायड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की सामान्य चाहतों व इच्छाओं को क्या कहा जाता है। मनुष्य की सामान्य चाहतों व इच्छाओं को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों अभिप्रेरणा बिल्कुल भी नहीं, आवश्यकता कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर एक बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मनुष्य की जो सामान्य चाहतों और इच्छाएं होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, आवश्यकता कहा जाता है। और कीन्स ने कहा है, यदि आपने अर्थशास्त्र पढ़ा हो तो यहाँ पर जो कीन्स थे उन्होंने कहा है कि मनुष्य की आवश्यकता असीमित होती हैं, ठीक है। जैसे ही उसकी एक आवश्यकता पूरी होती है वैसे ही उसकी दूसरी आवश्यकता तुरंत उत्पन्न हो जाती है। जैसे अभी कोई व्यक्ति है, उससे पहले क्या चाहिए, उसे मोटरसाइकिल की आवश्यकता है। जैसे ही वो मोटरसाइकिल ले लेगा, ठीक है, कुछ समय बाद उसकी दूसरी आवश्यकता, नई आवश्यकता उत्पन्न हो जाएगी। अब उसे क्या चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए। इस प्रकार से जैसे मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होती जाती है वैसे उसकी आवश्यकताएं और बढ़ती जाती है, नई नई आवश्यकताएं उत्पन्न होती जाती है। इसलिए मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती हैं, यह कथन भी आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, मास्लो के पदानुक्रम में अंतिम चरण को क्या कहा गया है। मास्लो जो थे इन्होंने क्या किया है, इन्होंने मनुष्य की आवश्यकताओं के संबंध में एक सिद्धांत दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर इनका अंतिम चरण क्या है उसका ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो बता दें कि इसके 5 चरण हैं। कौन कौन से, सबसे पहले तो शारीरिक आवश्यकता होती है मनुष्य को, दूसरा सुरक्षा की आवश्यकता होती है, तीसरा जो है मनुष्य को प्यार और संबंधों की आवश्यकता होती है, चौथा आत्मसम्मान की आवश्यकता होती है, और इसका जो अंतिम चरण हो जाता है वह क्या हो जाता है यहाँ पर, आत्मबोध। ऑप्शन नंबर डी, ठीक, आत्मबोध, ठीक है। इसी का यह गलत होगा, इसमें ये गलत आंसर दिया गया है बी, ठीक है। इसका सही जो आंसर हो जाएगा क्या होगा, आत्मबोध। मास्लो के पदानुक्रम में अंतिम चरण कौन सा है, तो आत्मबोध है मास्लो के पदानुक्रम का अंतिम चरण, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है, वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति उसके स्वयं
स्वयं के प्रयासों के द्वारा अपनी क्षमताओं को पहचानता है। वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति अपने स्वयं के प्रयासों के द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पहचानता है, वह उनको विकसित करता है ताकि वह वातावरण में समायोजित हो सके। यह क्या कहलाता है? यह किसके द्वारा? यह मार्गदर्शन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, मार्गदर्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो देखने को मिलता है, परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसे हम दोस्तों बोलेंगे अधिगम। ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट हो जाएगा, अधिगम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, लिखा हुआ है सीफेलोकोडल, सीफेलोकोडल प्रवृत्ति के अनुसार विकास का अग्रसर कैसे होता है? तो इस प्रवृत्ति के अनुसार विकास का जो अग्रसर होता है वह सिर से पैर की तरफ होता है। ठीक है, सिर से पैर की तरफ बालक का विकास होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है गर्भाधान से बालक के जन्म तक की अवधि को क्या कहा जाता है? गर्भाधान से जैसे ही कोई महिला गर्भधारण करती है, ठीक है, तो उसके गर्भधारण से जन्म तक की अवधि तक को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं प्रसव पूर्व काल। मतलब प्रसव के मतलब जन्म के पहले का जो काल होता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रसव पूर्व काल बोलते हैं। ठीक है, और जब उसका जन्म हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रसव काल उसे बोलते हैं। ठीक है, प्रसव के पहले का प्रसव पूर्व काल, प्रसव के बाद का प्रसव काल हो जाता है यहाँ पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है जीन पियाजे द्वारा परिभाषित तो वह अवस्था जहाँ संज्ञानात्मक विकास बालक के अपनी इंद्रियों के प्रयोग तथा बाहरी दुनिया का पता लगाने के प्रयास से होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ज्ञानेंद्रिय अवस्था। जीन पियाजे द्वारा परिभाषित तो वह अवस्था संज्ञानात्मक विकास बालक के अपनी इंद्रियों के, देखो जो जीन पियाजे हैं इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, इन चारों अवस्थाओं में से जो पहली अवस्था है वो है ज्ञानेंद्रिय अवस्था। जिस अवस्था में बालक 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है, जिसमें बालक अपनी इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? ज्ञानेंद्रिय अवस्था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है रोड्सा इंकविलाट टेस्ट, जो कि एक व्यक्ति मूल्यांकन की विधि है, किसने निर्मित किया है? तो यह किसने निर्मित किया था? इंकविलाट टेस्ट यह निर्मित किया था हरमन रोड्सा ने। ऑप्शन ए इसका सी इसका करेक्ट हो जाएगा, हरमन रोड्सा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है बहुकारक बुद्धि के प्रतिपादक कौन है? बहुकारक बुद्धि के प्रतिपादक कौन है? ठीक है, तो दोस्तों बहुकारक बुद्धि के जो प्रतिपादक हैं यह कौन है? हार्वर्ड गार्डनर। ठीक है, ये इसका ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, हार्वर्ड गार्डनर। बहुकारक बुद्धि के प्रतिपादक कौन है? हार्वर्ड गार्डनर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है वह मनोवैज्ञानिक जिसने कहा कि बुद्धि वह क्षमता है जो हमें अपने वातावरण में समायोजित करना सिखाती है। कौन था वह मनोवैज्ञानिक? कौन थे जिन्होंने यह कहा है कि बुद्धि वह क्षमता है जो हमें अपने वातावरण में समायोजन करना सिखाती है? वह कौन थे? यह थे जीन पियाजे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, जीन पियाजे। ठीक है, इनका यह कथन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? थर्नडाइक का सिद्धांत जो है निम्नलिखित में कौन सी श्रेणी में आता है? तो यह आता है व्यवहारात्मक सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत की श्रेणी में आ जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है भाषा का वह घटक जो ध्वनि के अनुक्रम, संचालन एवं उसकी संरचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्वर विज्ञान। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, स्वर विज्ञान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, लिखा हुआ है मनुष्य की वह ग्रंथि जो पिट्यूटरी ग्रंथि को नियंत्रित करती है। पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड से बोलते हैं, और इसी पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स, HGH। ठीक है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स। यही जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स होता है ये मानव की हाइट, मनुष्य की जो लंबाई होती है उसे को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को मानव की इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक है, तो मनुष्य की वह ग्रंथि जो पिट्यूटरी ग्लैंड को नियंत्रित करती है तथा शरीर के सामान्य व सुदृढ़ वृद्धि को भी नियंत्रित करती है। तो इनमें से कौन सी ग्रंथि हो जाती है? तो इनमें से कोई ग्रंथि नहीं होती, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वह स्वयं को नियंत्रित करती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगला है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इनमें से कौन सी विशेषता भावनात्मक विकास से जुड़ी नहीं हुई है? इनमें से
कौन सी विशेषता भावनात्मक विकास से जुड़ी हुई नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है भावना शारीरिक परिवर्तन से जुड़ी है। भावना जन्म के तुरंत बाद आ जाती है। भावनाओं का तीव्र रूप बचपन में देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इन सभी से भावना जुड़ी होती है। भावना शारीरिक विकास से जुड़ी नहीं हुई है। भावना जो है यह शारीरिक विकास से नहीं जुड़ी हुई है। ठीक है, क्या शारीरिक विकास का और भावना का कोई संबंध नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, शिशु का सामाजिक विकास किसके ऊपर निर्भर करता है। शिशु का सामाजिक विकास किसके ऊपर निर्भर करता है। तो दूसरे से बातचीत करने के अवसर पर, बच्चों को दिखाया गया प्यार और स्नेह पर। ठीक है, वह सीमा जहां तक बालक दूसरों का ध्यान आकर्षण करने में सक्षम हो, या फिर ऑप्शन डी है ए सभी। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बालक का सामाजिक विकास इन सभी तथ्यों पर निर्भर करता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है, बुद्धि के एकल कारक का सिद्धांत किसने दिया। बुद्धि के एकल कारक का सिद्धांत किसने दिया। थर्नडाइक ने, पेवलॉव ने, अल्फ्रेड विने ने, या फिर फ्रीमैन ने। ठीक है, तो बुद्धि के एकल कारक का सिद्धांत किसने दिया। अल्फ्रेड ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, अल्फ्रेड। अगला क्वेश्चन है, बहिर्मुखी व्यक्ति वह होता है जो सामाजिक व मित्रवत होते हैं, तनाव रहित होते हैं, या फिर ये दोनों होते हैं। ठीक है, तो बहिर्मुखी व्यक्ति वही होता है जो जिनमें ये दोनों विशेषताएं पा जाती हैं। वह सामाजिक व मित्रवत भी होंगे। ठीक है, मित्रता पूर्वक व्यवहार भी करेंगे, तनाव रहित तो होंगे ही। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ये दोनों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समाज मितीय विधि में सुपरस्टार कौन होता है। समाज मितीय विधि में सुपरस्टार कौन होता है। तो जिस व्यक्ति को अधिकतम लोग पसंद करें। ठीक है, जिसे बहु युग्मों द्वारा चुना जाए, या फिर ऑप्शन सी है ये दोनों। ठीक है, तो यह दोनों विशेषताएं इसमें होती हैं। समाज मितीय विधि में सुपरस्टार जिसमें ये दोनों विशेषताएं होंगी वह समाज मितीय विधि में सुपरस्टार होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट, ऑप्शन इसका जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, जंग द्वारा सर्वप्रथम व्यक्तित्व के आकलन के लिए शब्द संघ परीक्षण कब बनाया गया। तो यह बनाया गया था 1910 में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का, व्यक्ति में वे विभिन्नताएं जिससे वह कद, वजन, त्वचा का रंग, आंखों व बालों का रंग, पैर आदि से दूसरे से अलग होता है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं शारीरिक भेद। इस प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं इसमें शारीरिक भेद पाया जाता है एक दूसरे से। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज की इस ओल्ड क्वेश्चन पेपर के बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। आगे के जो क्वेश्चन है यहाँ पर देख सकते हैं, खंडवा है, यहाँ पर हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, यहाँ पर हिंदी के क्वेश्चन है। ठीक है, हिंदी के बाद में यहाँ पर आएंगे हमारी दूसरी भाषा के क्वेश्चन, तो इन्हें डिस्कस करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर गणित के क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। गणित के क्वेश्चंस के बाद में यहाँ पर हम चलेंगे यहाँ पर पर्यावरण के क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, तो सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। और ये रहा सॉफ्ट स्टडी आपका चैनल, जिसे आपको सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और इसे शेयर भी करना है अपने दोस्तों तक। तो दोस्तों आज जब यह वीडियो अपलोड हो रही है तो जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो मुलाकात होगी, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।